जन्नत के पत्ते बाब नंबर 12। चूंकि उसे वापस अंडरग्राउंड हो जाना था, इसलिए अगले ही रोज उसने आयशे को कॉल करके बताया कि वापस इंडिया जा रहा है। हस्बे मामूल वो मान गई। अब वो ये नहीं चाहता था कि जितने दिन हया उसके घर में रहे उम्मतुल्लाह हबीब वापस आ जाएं। उनके होते हुए कोई न कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वो अब्दुर्रहमान की असलियत जान जाएगी। वो अच्छी खासी नहीं लड़की थी, वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। अगर किसी दूसरे के मुंह से वो सुनेगी तो वो उसका एतबार खो देगा। इसलिए बेहतर था कि जब तक वो अपना पजल बॉक्स ना खोले तब तक वो अब्दुर्रहमान की हकीकत से बेखबर रहे। इसलिए उसने आने के ज़िम्मे कुछ काम ऐसे लगा दिए जो उनको चंद दिन मज़ीद मसरूफ़ रखेंगे। बस ये चंद दिन ही तो रहेंगी हया आयशे के घर, फिर भले आने वापस आ जाएं खैर थी। तीसरे रोज़ उसने आयशे को इंडियन नंबर से कॉल की। वो हया से बात करना चाहता था, वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसके दिल को उस दिन से अब तक करार नसीब नहीं हुआ था, मगर वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अगर वो उसी में खुश थी तो ठीक है। उसने कहलवा दिया कि वह दलार नहीं आएगा, वो आराम से उधर रहे। अगर यही हया के सुकून का बास था तो वो ऐसे ही करेगा। मगर उन दिनों बार बार उस रात के मनाजिर उसकी आंखों के सामने आते और तकलीफ को बढ़ा देते थे। हया के बाजू पे दागा हु और साथ में आखिरी सलाह के दो हरूफ आर ई जो जल्द ही सलाह हटा लेने के बाद ठीक से दागे न जा सके थे और आबले से बन गए थे। वो मंजर बहुत अजियत रसा था। अगर वो दो लफ्ज ठीक से दाग दिए जाते तो वो कितना अरसा उसे अजियत देते कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। हाँ ठीक है, सर्जरी से वो मिट जाते, मगर जब तक ना मिटते तब तक तो वो उसे अजियत देते ना। काश वो जरा पहले पहुंच गया होता, काश वो उसको जलने की तकलीफ से बचा पाता, काश। मम्मी अलबत्ता ज़रा परेशान थी कि हया कहने के बावजूद क्यों नहीं आई। उस सुबह जब वो घर पहुंचा तो मम्मी नहीं थी। उन्होंने रात को उसे जाते नहीं देखा था, सो उनको मालूम नहीं था कि वो रात कहाँ रहा था। दोपहर में दोनों की मुलाकात हुई तो मम्मी ने बताया कि वो हया के हॉस्टल गई थी और एक स्टूडेंट ने बताया कि शायद उसे अपनी मेज़बान फैमिली की तरफ रुकना था। उनके दोनों नंबर्स बंद आ रहे थे, यही बात मम्मी को परेशान कर रही थी। उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, उसको राज रखने आते थे। बस उसने तसल्ली दी कि फ़ोन ख़राब होगा, वो फ़िक्र ना करें। अलबत्ता आयशे को उसने फ़ोन पे ताकीद की कि वो हया से कहे वो अपने घर फ़ोन कर ले। अगले रोज़ उसने वाकई फ़ोन कर लिया। अब सरकारी तौर पर जहान सिकंदर के यहाँ उसका नंबर आ गया था, मगर वो उसको वहाँ फ़ोन करे ये मुनासिब नहीं था। उसने होटल ग्रैंड में एक बंदे से कहलवा कर हया के लिए नया मोबाइल और सिम भी दिलवा दी थी, और जाहिर है ये नंबर भी उसके पास था। लेकिन अगर जहान उसे फ़ोन करे तो उसको नंबर कहाँ से मिला, जैसे सवाल की कोई लॉजिकल वजाहत ना बनती थी। अब्दुर्रहमान से बात वो करना नहीं चाहती थी, जहान उसे कॉल नहीं कर सका था, फिर वो कैसे उसकी आवाज़ सुने, कैसे उससे बात करे। मेजर अहमद, हाँ मेजर अहमद भी तो है, वो उसे कॉल कर सकता है क्योंकि मेजर अहमद अमूमन हर बात जानता होता था। शायद तब वो उसकी आवाज़ सुन सके, और ये कोशिश कामयाब रही। कितने दिनों बाद उसने हया की आवाज़ सुनी थी। वो हस्बे मामूल मेजर अहमद से बेजार थी, मगर ये तय था कि वो उस पर एतबार करती थी। तब ही उससे पूछ रही थी कि ब्लैकमेलर्स को कैसे काबू किया जाता है। उसे ब्लैकमेल कौन कर रहा था, उसका ध्यान हाशिम की तरफ गया। खैर अगर वो अब्दुर्रहमान पाशा था तो वो हाशिम को कई साल तक जेल से बाहर नहीं आने देगा। फिर उसने अंधेरे में तीर चलाकर उसे बताया कि वो पुराना बॉक्स खोल चुकी है। तब वो हंस दिया। उसका लॉकर अभी तक खाली था। जब उसने वीडियो रखी ही नहीं तो कैसा इंकशाफ। वो तल मिलाकर फ़ोन रखना चाहती थी, मगर वो उसका मजीद सुनना चाहता था। यहाँ तक कि वो सो गई, मगर वो उसकी खामोशी सुनता रहा। उस वक्त वो अपने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठा रिसेप्शनिस्ट के फ़र्ज सर अंजाम दे रहा था। वो अपने काम निपटा रहा और दूसरी जानिब उसे हया की सांस लेने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। अभी आधा घंटा गुजर गया था कि उसे लगा उसके नथने गीले हो रहे हैं। तकलीफ की हल्की सी लहर उठी और सर का वही दर्द हर चीज पे छाने लगा। उसने हाथ से नाक को छूकर देखा, खून। पहली दफा सर दर्द से उसकी नक्सर फूटी थी। बाथरूम में जाकर बेसन के सामने नाक और सर को धोते हुए भी उसने फोन का स्पीकर ऑन रखा। वो सो रही थी और वो बेसन पे निढाल सा झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। 3 घंटे और 20 मिनट के बाद कॉल खुद ब खुद कट गई। चूंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड करके कॉल कर रहा था, इसलिए वो घंटे बाद कटने के बजाय काफ़ी देर से कटी। मोबाइल बंद करते हुए बिलाखिर उसने फैसला कर लिया कि उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, कहीं न कहीं कुछ गलत था। अगली सुबह हया ने उसे नंबर भेज दिया। उसने नंबर मिलते ही उसे फ़ोन किया। करने की बात कोई नहीं थी, बस वो उससे बात करते रहना चाहता था। अगले रोज़ वो सिर्फ उससे मिलने अदालत आया। उसने आयशा से कह दिया था कि वो जब पोर्ट पे आए तो बहारे को साथ ना लाए। आयशा जाहिर नहीं करेगी, मगर बहारे छोटी बच्ची ही तो थी, सो आयशा ने ऐसा ही किया। खुली फजा में कुर्सियों पे बैठे नाश्ता करते उसने चंद एक बार
कुरेदने की कोशिश की, मगर हया ने नहीं बताया कि आयशे बहारे उसकी दोस्ती कैसी हुई और न ही ये कि उसके जख्म कैसे आए। वो अभी उस पर एतबार नहीं करती थी। अलबत्ता वो दोबारा से उसके फ़ोन के बारे में पूछने लगी थी। गो कि उसने एक दो बार हिंट दिया था कि वो स्पेशल गिफ्ट था और स्पेशल से मुराद स्पेशल सर्विसेज ही थी, मगर वो अभी तक बूझ नहीं पाई थी। खुद से यूं ही वो नहीं बताएगा, वो खुद बूझेगी, तब ही वो उसे ढूंढ पाएगी। अलबत्ता तब वो जरा सा झुंझला जब हया ने कहा कि उसका चेहरा अपने बॉस के जिक्र पे चमकने लगता है। ये उसके इख्तियार में नहीं था। अपना मुल्क, अपनी जॉब, सब बहुत याद आता था, मगर क्या उसकी सेहत उसे मजीद नौकरी करने की इजाज़त देगी? यहीं वो उलझ जाता था। वहीं उसके साथ बैठे उसको मम्मी और आयशे दोनों के टेक्स्ट मौसूल हुए थे। सिर्फ मम्मी के मैसेज उसने हया को बताया और आयशे का पैगाम पढ़कर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुमने ठीक कहा था, इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने सारे झूठ बोलते तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम कभी इंडिया गए ही नहीं थे, तुम इस्तांबुल में ही थे। ये लड़की भी ना, उसने मुस्कुराकर सर झटकते शुक्रिया लिखकर जवाबी पैगाम भेज दिया। उस रोज साहिल समंदर पर चलते हुए गैर इरादी तौर पर उसके लबों से रोहेल का जिक्र निकल आया। रोहेल से 3 साढ़े 3 बरस कबल उस वक्त मिला था जब वो एक छोटे से काम के सिलसिले में वहाँ एक तालीमी इदारे में गया था। तब एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और एक गोली उसको भी लग गई थी। चूंकि वो इल्लीगल काम के सिलसिले में वहाँ था, सो वो जल्द अज जल्द मौके से फरार हो गया। खराब होते जख्म के बाद उसको किसी काबिल एतमाद शख्स के पास पनाह लेनी थी, और चूंकि अमेरिका आने से कबल वो वहाँ मौजूद हर रिश्तेदार का पता खोज कर ला आया था, इसलिए वो रोहेल के पास चला गया था। ये बात उसने रोहेल को सिग़े राज में रखने को कही थी, और जवाब में ये वो बात राज रखेगा कि वो रोहेल के साथ लड़की रह रही है। उस डील के बारे में वो हया को तो नहीं बता सकता था, सो बात टाल गया। अब वो पूछती रहे अपने भाई से, अब उसे क्या। साहिल पे हया ने सीट चुनने की बात की थी। उस बात पे उसे इत्मीनान दिलाया कि अब वो काम कर सकता था जो वो करना चाहता था। वो आयशे बहारे के साथ सीट चुनने की आदी हो गई थी। आयशे के अक्सर सीप मोती से भरे निकले थे, जबकि बहारे के अक्सर खाली। जब जहान ने आयशे की सालगिरह पर पिछले बरस एक कीमती अंगूठी बतौर तोहफा दी, तो वो 2 माह बाद अब्दुर्रहमान पाशा के पासपोर्ट के मुताबिक उसकी सालगिरह आई, तो आयशे ने उसे अपने एक सीप से इकट्ठे निकले 3 मोती दिए थे। वो मोती एक नन्ही सी कुदरती खराश लिए हुए थे, यानी उनको पहचानना आसान था। उसने आयशे को गो की उस लड़ाई के बाद बता दिया था कि वो जल्द या बदेर उनको छोड़ देगा, मगर अब जब तक वो यहाँ है उनको खुद उन 2 मासूम लड़कियों से दूर रखना चाहिए। इस तरह की जज्बाती वाबस्तगियाँ मुस्तकबिल में उन दोनों का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ सकती थीं। छोटा जख्म बड़े जख्म से बहरहाल बेहतर होता है। उसने सोचा वो आयशे को छोटा जख्म दे दे ताकि वो मुस्तकबिल में कभी उससे उम्मीद ना रखे। वो 3 मोती आज वो अपने साथ लाया था। अलबत्ता उसने किसी और तरह से उनको हया को देने का सोचा, मगर जब वो सीप खोलने के लिए छुरा लेने दूर बैठे उन टूरिस्ट के पास गई, तो जहां ने रुख मुड़कर अपनी जराब के साथ बंधा चाकू निकाला, अपने सीप को आधा काटा और तीनों मोती अंदर कुछ इस तरह से डाले कि जब वो हया के सामने सीप काटेगा तो वो यही समझे कि मोती अंदर कुदरती तौर पर मौजूद थे। अगर वो ये काम आयशे के साथ करता तो वो भांप लेती। उसको सीपियों का तजुर्बा था, मगर हया नहीं जान सकती थी। उसको ये मालूम नहीं था कि वो मौके का इंतजार करने वालों में से नहीं था। वो खुद मौका पर्दा करने पर यकीन रखता था। हया उसके निकलते 3 मोती देखकर बहुत हैरान हुई थी और मुतासिर भी। वो खामोश मुस्कुराहट के साथ अपने लिए खामोश सताइश वसूलता गया। कोई अगर उससे मुतासिर हो रहा था तो उसका क्या जाता था भला। ये चंद रोज बाद की बात है। एक रोज एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा। उसे अचानक से कुछ बहुत अहम पेपर्स की ज़रूरत पड़ गई जो अदालत में उसके कमरे में थे। उसने आयशे को सुबह में फ़ोन करके पूछा, मगर वो मदद करने से कासिर थी। तुम्हारा ब्रीफकेस तुम्हारी अलमारी में होगा और वो लॉक होती है, चाबी भिजवा दो, तुम्हें निकाल सकती हूँ। उसका अंदाज सपाट था। तुम रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूँगा। आयशे के लहजे की खफगी वो समझता था। वो यकीनन हया के पास उन 3 मोतियों को देखकर बहुत हर्ट हुई होगी, मगर उन दोनों के लिए यही बेहतर था। जो भी था वो समझदार थी। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। वो उसका इरादा समझ गई थी। वैसे भी दिलों का सुकून मोहब्बत पा लेने में नहीं, अल्लाह का ज़िक्र में होता है, और वो जानता था कि आयशे को दिल का सुकून हमेशा नसीब रहेगा। उसी शाम आयशे और बहारे को एक जानने वालों के घर फौतगी में जाना पड़ा। सो शाम में जब वो अदालत आया तो वो दोनों घर नहीं थी। जहान घर के अगले दरवाजे को खोलकर एक अलग थलग रहने बने जीने से ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे की एक चाबी आयशे के पास और दूसरी उसके पास होती थी। अंदर आकर उसने कमरा लॉक कर दिया। फिर वो अपने काम में लग गया। अलमारी से अपना ब्रीफकेस निकाल कर बेड पे रखा और उसे खोलकर मतलूबा फाइल देखने लगा। वो जानता था हया नीचे ही थी,
थी, मगर वो भला ऊपर क्यों आएगी, इतना बड़ा घर उसके लिए काफ़ी था, उसे पता ही नहीं लगेगा कि वो इस वक्त ऊपर ही मौजूद है। यही सोचकर उसने नोट पैड उठाया और फाइल में से कुछ नाम देखकर उस पर लिखने लगा। पहले ही लफ्ज़ पर पेन की रोशनी खत्म हो गई। क्या मुसीबत है। उसने पेन को जोर जोर से झटका तो ब्रीफकेस और फाइल्स पे स्याही के मोटे मोटे कतरे गिर गए। उसने तासुब से सर झटकते हुए लिखना शुरू किया। वो उन लोगों में से था जो कलम से लिख कर लाहे अमल तरतीब देने पे यकीन रखते थे। लिखे बगैर उसे अपनी सोची गई बात भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आती थी। अभी फिर इस दरमियान में ही थी कि स्याही फिर से सूखने लगी। उसने दोबारा कलम झटका, मोटी मोटी बूंदें फिर से ब्रीफकेस पे गिरी। इससे कबल कि वो अब्दुर्रहमान पाशा की नफासत पसंदी के कत्ल पे अफसोस करता, कमरे के दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाए जाने की आवाज़ आई। लम्हे भर को तो वो वाकई सकते में रह गया। आयशे बहारे वापस आ गई या वो हया थी। वो जो भी थी एक एक करके चाबियां लगा रही थी। वो आयशे नहीं हो सकती थी। आयशे को पता था कि वो दरवाज़ा कौन सी चाबी से खुलता है। अल्लाह अल्लाह, दूसरी चाबी तक उसने आनन फानन ब्रीफ केस बंद किया और अलमारी में तीसरा डाला। तीसरी चाबी तक वो बाथरूम में जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो चुका था। चौथी चाबी पे दरवाज़ा खुल गया था। वो हया ही थी और वो अंदर कमरे का जायजा ले रही थी। उसने बाथरूम के दरवाजे के दर से देखा। वो अब अलमारियां खोल रही थी। जल्दी में वो न ब्रीफकेस बंद कर सका था, न ही आखिरी अलमारी। सो हया से बिलाखिर आखिरी अलमारी खुल ही गई थी और अब वो उसका ब्रीफकेस निकाल कर बेड पे ले आई जहां चंद लम्हे कबल वो बैठा था। सूलन उस जगह को गर्म होना चाहिए था, बल्कि चादर पे शिकने भी पड़ी थी, मगर वो ब्रीफकेस की जानिब इतनी मुतवज्जो थी सो महसूस न कर सकी। अहमक लड़की। अंदर तो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, बर्गर किंग की फाइल्स भी थी। वो ऐसे पकड़े नहीं जाना चाहता था। अगर वो ऐसे पकड़ा गया तो कभी उसका यकीन नहीं करेगी। और ओह नहीं, उसका पेजर भी अंदर था और उसका पेजर ही ना खोल ले। उसे शायद शदीद गुस्सा आया, खुद पर भी और हया पर भी, मगर वो जानता था कि उसे कैसे वहां से निकालना है। उस अपने मोबाइल से पेजर को बीप दी। नतीजतन पेजर बजने लगा। हस्ब तवक्का हया ने घबरा कर ब्रीफकेस बंद किया और अलमारी में डाला। वो वाकई घबरा गई थी। सो चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए उसने दूसरे नंबर से उस घर पे फ़ोन किया। 5वीं घंटी पे हया ने भागकर फ़ोन उठाया। अगर आइंदा आपने मेरे कमरे की तलाशी ली तो अपने पैरों पे घर नहीं जाएंगी। बहुत गुस्से से उसको खरी खरी सुनाते हुए वो यही सोच रहा था कि अब इस लड़की को इस घर से चले जाना चाहिए। हया वहां रहकर सेहतियाब हो, वो ये चाहता था, मगर वो उसकी जासूसी करे, वो ये हरगिज नहीं चाहता था। फिर रात में यही बात उसने आयशे से कही कि अब हया को वहां से चला जाना चाहिए। अभी उसकी स्प्रिंग ब्रेक भी खत्म नहीं हुई। 2-4 दिन तो वो ऊपर भी ठहर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। और मैं अपनी मेहमान को खुद से जाने के लिए नहीं कहूँगी, मगर वो 2-4 दिन भी जहान के लिए सज़ा से कम नहीं थे। वो जानता था कि हया सिर्फ अदालत में 2 वजूहत की बिना पे रुकी हुई है। एक ये कि इस्तांबुल में वो जख्मों वाला चेहरा लेकर नहीं जाना चाहती, और दूसरा तजस्सुस। वो उस शख्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी जो काफ़ी अरसे से उसे डिस्टर्ब करता रहा था। हाँ ठीक है, उसने हया को बहुत तंग किया था, मगर अब वो बेचारा बाज आ चुका था, मगर हया बाज नहीं आई थी। 2 रोज़ कबल की डांट भुलाकर उसने उस दिन हया ने खुद उसको कॉल करके उससे बात की थी। उसे बहारे के लिए उस ज्वेलरी शॉप का पता चाहिए था। जवाबन उसने पता देने के बजाय वॉचर्स भिजवा दिए। कौन सा उसका अपना पैसा था, सब उन्हीं लड़कियों आने और पाशा बेही का तो था। सो उसने वही किया जो ठीक था। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक रोज़ बेवकदा फ़ोन करने पे उसे हया का हेलो सुनाई दिया। उसने जल्दी से बिना कुछ बोले पहले वॉइस कन्वर्टर ऑन किया और फिर बात करने लगा, मगर जो बात हया ने आगे से कही वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। बिलाखिर वो जान ही गई थी कि अब्दुर्रहमान पाशा का एक दूसरा भाई भी था। वो पाशा बे का नाम नहीं ले रही थी, मगर नाम भी वो जानती ही होगी यकीनन। साथ में वो अखबार में उसके मुतल्लिक़ आर्टिकल लिखने की बात कर रही थी। इससे आगे जहान के बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। यही डर था उसे, वो 2 ज़िंदगियां मैनेज नहीं कर पाएगा, और अब वही हो रहा था। उससे ज़्यादा हया बेवकदा में रहे उसे गवारा नहीं था। 2 रोज़ बाद यूं भी उसे अपने अब्दुर्रहमान पाशा के कवर को एक्टिवेटेड करना, यानी बेवकदा वापस जाकर वहां कुछ दिन रहना था। सो अब उन दोनों को वहां नहीं इकट्ठे होना चाहिए। हया को उसने परसों का कहा, मगर खुद अगली ही सुबह वो बेवकदा आ गया। आते वक्त उसने हया को मैसेज कर दिया था। उसका इरादा आज एक मकामी दोस्त से मिलने का था। आरवी उसकी अपनी तय करदा थी और वो ईसा की पहाड़ी थी। वहां उसे अपने साथी को चंद चीजें पहुंचानी थी। उसके बाद वो दोपहर में हया से मिलेगा और उसे वापस चलने पर राजी करेगा। वैसे भी सुलेमान मामू ने 2 दिन बाद इस्तांबुल आना था। अच्छा बहाना था। अब वो वापस आ जाएगी और वो आराम से बेवकदा में काम समेटेगा। वैसे भी हालात जैसे जा रहे थे, यूं लगता था तुर्की में उसका क़याम जल्द ख़त्म होने वाला है। ऐसे में उसे अपनी फिक्र नहीं थी। मम्मी, अबा और हया की फिक्र थी। वो तीनों उसकी फैमिली थे। मम्मी को उन 3 बरसों में वो इस्तांबुल छोड़ने पर राजी नहीं कर सका था।
पाकिस्तान वो जा नहीं सकते थे। उसने बहुत कोशिश की कि वो जर्मनी अब्बा को लेकर चली जाए, मगर अब पहले वो नहीं मानती थी। अलबत्ता अब उसके यहाँ काम करने के बाद किसी भी तरह से ये खतरे वाली बात थी कि इसके माँ बाप यहाँ हैं। बिलाखिर मम्मी राजी हो गई थी कि वो अब्बा के साथ जर्मनी चली जाएंगी, मगर जब तक जहान इधर है वो यहीं रहेंगी। वो 15 जून तक इधर ही था। 15 जून को एक अहम कंसाइनमेंट के लिए उसे अंकारा जाना था और काम कुछ इस किस्म का लीक आउट था कि इसके बाद पहला शक उसी पे जाएगा, इसलिए उसे कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाना था। उसने यहाँ इतने दुश्मन बना लिए थे कि उसके रूपोश हो जाने के बाद कहीं कोई उसके करीबी अजीजों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए बेहतर था कि जाने से कबल वो अपने घर वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दे। मम्मी, अब्बा और हया उसकी पहली तरजीह थे। पाशा बे की फैमिली दूसरे नंबर पर थी। सबको वो यहाँ से भेज देगा, मगर हया का सेमेस्टर 5 जुलाई को ख़त्म होना था। उसे वो 15 जून से पहले पहले कैसे भेजेगा? अपने ऑफिस में बैठे हुए काम शुरू करने से कबल वो उसी उलझन में गिरफ्तार था। मसाइल का हल वो अमूमन निकाल ही लिया करता था, मगर यहाँ वो कदरे मखमसे में था। सिगरेट सुलगाते हुए उसने साथ में कॉफ़ी मंगवाई थी, और जब तक दीमत कॉफ़ी लेकर नहीं आई वो यही सोचता रहा कि हया को यहाँ से कैसे भेजे। एक हल था बिल वास्ता यानी जहान उसे कहे कि वो वापस चली जाए, और दूसरा था बिला वास्ता यानी मेजर अहमद या अब्दुर्रहमान पाशा में से कोई कहे, मगर वो किसी को क्यों मानेगी। जब उसके सेक्रेटरी दीमत फिरदौस कॉफ़ी लेकर आई तो कुछ सोचकर उसने ये बात दीमत से पूछ ली, किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए। दीमत दीमत एक ईमानदार और मुस्तैद सी वर्कर थी। वो उसको अपने बॉस की हैसियत से पसंद करती थी, मगर कभी कभी बातों के दौरान वो पाशा बे का जिक्र कर दिया करती थी। आपके छोटे भाई भी बहुत अच्छे थे, ये फ़करा वो अक्सर दीमत से सुना करता था। तैयब हबीब शनाख्ती कार्ड के एतबार से उससे 2 साल छोटा, देखने में कई साल बड़ा और दर हकीकत हम उम्र ही थे। दीमत पाशा बे की तबीयत की बेतकल्लफ़ी पसंद थी, क्योंकि वो खुद चाहे अब्दुर्रहमान हो या जहान हो उसकी तबीयत और मजाज एक ही रहते थे। वो अब्दुर्रहमान पाशा के रूप में भी इतना ही संजीदा मिजाज, खामोश तब और कदर तल्ख था जितना वो फितरत तौर पर था। दीमत उसको पसंद करती थी, मगर चूंकि पाशा बे के बरक्स जहां ने होटल ग्रेन को गैर कानूनी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, इसलिए दीमत इस किस्म के लोगों को होटल अहमद पर ज़रा उलझी रहती थी। खैर, उसकी सारी दुखती रगें वो जानता था, उसे मालूम था कब किसको कहाँ से दबाना है। दीमत के पास उस मसले का सादा हल था जो मालूम नहीं उसका ज़हन में क्यों नहीं आया था। वो कह रही थी उस लड़की जिसे तुर्की से भेजना है कि वाहिद कशिश अगर यहाँ उसका शोहर, तो उससे शोहर से बदगुमान कर दिया जाए। उसका शोहर किसी से भी अपने किसी मुश्तबा अमल का जिक्र कर सकता था, और उस लड़की को सेटअप करके वो गुफ्तगू बेज़ाहिर इत्तफाक़िया तौर पर यह सुनवाई जाए तो वो फ़ौरन अपने शोहर से दूर जाने की कोशिश करेगी। दीमत शायद सारी बात किसी और नुक्ते नज़र से कह रही थी, मगर उसका ज़हन एक ही बात पर अटक कर रह गया था। मासूम सा इत्तेफाक, दुरुस्त टाइमिंग, वहाँ वो हया को जानता था। वो एकदम से रद्द-ए-अमल देने वाली, एकदम से बड़े फैसले लेने वाली लड़की थी। जिस चीज़ से वो बचता रहा था कि कहीं वो पकड़ा न जाए, अगर वो चीज़ हो भी जाए तो वो आज खुद जान जाए कि जहाँ ही अब्दुर्रहमान है, तो वो वक्ती तौर पर बेशक उसका एतबार खो देगा, लेकिन बाद में वो जब सारी हकीकत जान लेगी तो वो बदगुमानी दूर हो जाएगी। 15 जून से चंद दिन कबल ही उसके इम्तिहान ख़त्म होने थे। अगर वो ये सब उसके इम्तिहान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद प्लान करे तो वो अपना आखिरी महीना किसी दूसरे मुल्क में गुजारना पसंद करेगी, ना कि तुर्की में एक दो चेहरों वाले इंसान के साथ। वो फ़ौरन उससे दूर जाने का सोचेगी। वो हमेशा यही करती थी। जब वो एक दफ़े इस्तक़लाल स्ट्रीट में रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे, तो वो जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने की माजरत के तौर पे था। तब भी वो गुस्से में फ़ौरन उसके पास से चली गई थी। वो गुस्से में हमेशा यही करती थी। वो अब भी यही करेगी, भले वो बुरा बन जाए, मगर उसे अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ था। वो तुर्की में उसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। जाने से कबल उसको ये मसला निपटाना था। दीमत को अपने अंदाज में मुतनब्बर कर देने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा कि सेटअप किस तरह के साथ तरतीब दिया जाना चाहिए। वो कौन होगा जिसको उसके साथ देखकर वो उससे दूर जाने का सोचेगी। तैयब हबीब पाशा वो बहुत मुतजस्सिस थी न अब्दुर्रहमान की गुमशुदा भाई के बारे में, तो चलो इस तरह उसका तजस्सुस दूर करेगा। पाशा बे उससे मिलना ही था, बाकियों की तरह उसके लिए भी वो इंडिया में था। वो चूंकि पाशा बे उससे नाराज़ भी था, इसलिए पहले जहान को अपने और उसका ताल्लुकात दुरुस्त करने थे, और इससे बहुत खफा सही, मगर वो उसको नहीं कर सकता था। लालची इंसान कभी अब्दुर्रहमान पाशा जैसे भाई को नहीं करता था। तैयब हबीब पाशा के लिए इस्तांबुल में 2 ही जगह महफूज थी जहाँ वो अब्दुर्रहमान से मिल सकता था, एक बर्गर किंग और दूसरा होटल ग्रैंड। वो जानता था कि तैयब हबीब इस्तांबुल में ही है, और चूंकि वो खुद बेवकदा आ चुका था, इसलिए उसने मुनासिब अंदाज से उसे पैगाम लिखा।
आया कि वो तैयब होटल ग्रैंड आएगा या वो खुद बर्गर किंग आ जाए। उसे मालूम था कि तैयब हबीब इनकार नहीं करेगा और उसने इनकार नहीं किया। उसे अब्दुर्रहमान की ज़रूरत थी। उसने बर्गर किंग पर चंद रोज़ बाद मिलने की हामी भर ली। उसका कहना था कि वो भी इस्तांबुल से बाहर है, वापस आते ही उससे मिलेगा। अब ना मालूम यह सच था या नहीं, बहरहाल उसे अब तैयब हबीब का इंतज़ार करना था। कॉफ़ी पीकर उसने एक मीटिंग बुला ली थी। अभी उससे फारिग हुआ ही था कि हया का फ़ोन आने लगा। पता नहीं ये कैसा रिश्ता था जिसका वो उससे जिक्र नहीं करता था, मगर उसका फ़ोन काट भी ना सका। मीटिंग उस वक्त बर्खास्त हो रही थी, सब उठ रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में शोर सा मचा था। जब उसने हया की कॉल वसूल की, हया को उसने सच ही बताया कि वो दोस्त से मिलने आया था। इजलत में बात ख़त्म करते हुए उसने फ़ोन कान से हटाया और बोर्ड मेंबर्स उनसे इख्तितामी अल्फाज व आवाज़ बुलंद कहते हुए खड़ा हो गया। अपनी चीज़ें उठाते हुए उसने एहसास हुआ कि फ़ोन अभी तक ऑन है। उसने जल्दी से कॉल काटी। वो तुर्क में बात कर रहा था। हया ने कुछ भी नहीं सुना होगा यकीनन, सो उसे परेशानी नहीं हुई। वापस अपने ऑफिस में आकर बैठे उसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि जब उसके मोबाइल पर ट्रेसर अलर्ट बजने लगा। वो चौंक सा गया। उसका ट्रेसर उसी इलाके के करीब था कि हया आसपास थी। वो क्यों उधर आ रही थी? अभी दोस्त से मुलाकात में काफ़ी वक्त था। वो होटल का काम बाद में देख लेगा, पहले उसे अपनी बीवी को हैंडल करना था। लिबास बदल कर जीन्स वाला रफुलिया बनाकर सर पर पी कैप लिए वो अपने ऑफिस की प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आया और आखिरी फ्लोर पर पीछे की तरफ से बाहर निकल आया। करीब से उसने बगी ली और से फूलों की मार्केट का चक्कर लगाने को कहा। जब उसे बिलाखिर वो फूलों के स्टॉल पे नजर आ गई तो वो बगी से उतरा और वापस होटल के पार्किंग एरिया तक आया। एक काम करना वो भूल गया था। वो भले वो देखती रहे, ये काम उसे करना था। उसने अपने गार्ड को अपने वॉलेट में लगी हया की तस्वीर दिखाई। ये लड़की कभी तुम्हें आसपास नजर आई है? नहीं सर। गार्ड ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, अगर ये कभी होटल में दाखिल होने के लिए इस तरफ आए तो उसके अंदर मत जाने देना और फौरन मुझे इतला करना। तमाम तमाम गार्ड ने फौरन ताबेदारी से सर हिलाया। जहां ने वॉलेट जेब में वापस डाला और पलट आया। अभी उसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना था जो उसकी जासूसी कर रही थी, फिर उसे अच्छा खासा शर्मिंदा करके ताकि वो दोबारा उसका ताक़ुब करने की कोशिश न करे। वो ईसा की पहाड़ी की तरफ जाते रास्ते पे चल दिया, मगर चूंकि वो पहले उसको कह चुका था कि वो 3 साल बाद यहाँ उधर आया है, इसलिए इस बात को निभाने के लिए वो कभी भी जाहिर कर देता था कि उसे रास्ता याद नहीं। तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी तरफ से मुतमईन थी। वहां ईसा की पहाड़ी के सब्ज़ेज़ार पे बैठे उसने नोट किया था कि हया ने उन तीनों मोतियों को पहन रखा था और ये गर्दन वाली चेन तो बाहर की थी, वो उसे पहचानता था। अलबत्ता एक फ़र्क उसने महसूस किया था, वो अमूमन गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिया करती थी, अलबत्ता आज उसने अपनी शाल शानों के गिर्द अच्छे से लपेट रखी थी। या तो ऐशे की कंपनी का असर था या फिर वो उस हलीमा उस्मान के पास ले गई होंगी। जो भी था, उसे ये नामहसूस सी तब्दीली अच्छी लगी थी। अगर ये न होती तब भी वो उसकी तमाम खूबियों और खामियों समेत कबूल कर चुका था। जब उधर बैठे हया ने उससे कभी जलने का जख्म महसूस करने का पूछा तो लम्हे भर में जेल में बीते वो तारीक दिन और अंधेरी रातें उसके जहन में उमड़ आई, मगर वो बात टाल गया। उसे अपने जख्म दिखाकर हमदर्दी हासिल करने का शौक हरगिज नहीं था। वो उससे बातें करते हुए दूर लाव के करीब बैठे लड़कों को के ग्रुप को देख रहा था। उसमें एक लड़का उसका दोस्त था। अभी मुलाकात में वक्त था, मगर वो वहीं उससे उसे पहचान गया था। उस लड़के की उम्र कम थी, शायद 25 बरस, इसलिए तो वो एक जूनियर एजेंट ही था। जूनियर मगर बहादुर और ज़हीन। उसको पाकिस्तान जाना था और जहां से कुछ चीज़ें लेकर जाना था। दो एक काम वो पहले भी साथ कर चुका था और वो अपने सीनियर एजेंट का कि वो लड़का उमर बहुत इज्जत करता था। उसको उमर का नाम असल नाम मालूम ना था, वरना वो कभी अपने मुल्क की बातें करते थे, इजाज़त ही नहीं थी। मगर वहाँ बैठे हया से उसकी रिपोर्ट का पूछते हुए वो उमर की मौजूदगी ही से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। अपने मुल्क की तो हवा भी अपनी लगती है, ये तो फिर हम पेशा हम वतन था। मैं अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई पे नोट लिख रही हूँ। किसी और ध्यान में उसने हयात की बात सुनी और अगले ही लम्हे वो सीधा हो बैठा। वो कह रही थी, जब फ़ोन पर हया ने कहा था कि वो कुछ लिख रही है तो वो उसे यूं ही खाले खूबी सी धौंस समझता था, मगर अब जबकि वो बता रही थी उस लम्हे भर को तो जहान का सांस ही रुक गया था। बात रिपोर्ट की नहीं थी। उसकी रिपोर्ट ना कभी लिखी जानी थी, ना किसी ने शाया करनी थी। बात यह थी कि उसको ये सारी बातें कौन बता रहा था। अगर ऐशे ने बताया है तो वो फिर ये बात खतरे की इलामत थी कि अब्दुर्रहमान के घर से बातें निकल रही थी। पाशा बेनई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा था। ज़ाती इख्तिलाफ़ात एक तरफ, वो उनका एजेंट था और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना उनका फ़र्ज़। अब उसके घर से उसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात बाहर निकले जो पाशा बे को नुकसान पहुंचाए, ये उसको मुस्तरब कर देने के लिए काफ़ी था। हया और आयशे फिर से बातें और लोगों से भी कहती होंगी। एक सिर्फ जहान से तो जिक्र नहीं किया होगा ना। ये बातें अदालत में नहीं फैलनी चाहिए। दुनिया वैसे तो छोटी थी, मगर बेवकदा तो बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल से उसने बात का रुख फेरा।
चूंकि वो हया से ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए वो खुद भी ज़रा सा परेशान हो गया था। वो उसके साथ पहाड़ी के नीचे तक आया था। फिर वो सामान लेने चली गई तो वो वापस ऊपर आया, उमर से मिला, अमानत पहुंचाई और वापस बंदरगाह पे आ गया। कल वो दोबारा बेवकदा आएगा, फिर आयशा से निपटेगा, मगर आजकल उसे वो वीडियो लॉकर में रख देनी चाहिए। हो सकता है वो पजल बुक्स खोल चुकी हो, और अब वो जब इस्तांबुल जा रही थी तो वो जल्द या बदेर लाकर ढूंढ ही लेगी। अगले रोज़ वो बेवकदा आ गया। वो होटल में था जब आयशा ने उसे मैसेज किया कि हया कल चली गई थी, सो वो घर आ सकता है। आयशा जानती थी कि वो उसके साथ गई है, मगर उसे इतला देने का मकसद उसे घर बुलाना था। आने भी गुज़श्ता रात आ गई थी। वो ज़्यादा देर तक उनको अदालत से दूर नहीं रख सकता था, सो अच्छा हुआ कि हया उनके ख्याल से कबल जा चुकी थी। आयशा को उसने घर में दाखिल होते हुए भी सलाम भी नहीं किया, न ही उसके मुखातिब करने पर ठीक से बात की। आयशा को मोतियों वाली बात मालूम हो चुकी थी और उसने यही कयास किया कि अब्दुर्रहमान उससे उसी थप्पड़ पे अभी तक खफा था। तभी सिवाय उसी रात के उसने आयशा से ठीक से बात नहीं की थी। वो फिर से माजरत करने आई थी, मगर जहान की हया को पाशाबे के मुतालिक बताने पे झिड़कने पे वो खफा होकर वापस चली गई। वो स्टडी से मतलब अशिया लेकर पलटने ही लगा था कि उसकी नज़र में इस पे रखे पजल बुक्स पे पड़ी। वो एकदम ठहर गया, फिर पजल उठाकर देखा। जली हुई अतराफ, उभरे हुए सतूर, 6 चौकट्ठे उलट पुलट कर देखने से ही वो जान गया था कि ये वही पजल बुक्स है। जब उसने आयशा से बॉक्स मंगवाया था तो उसकी शक्ल ये न थी, उसका कोड आयशा पे सेट था। चूंकि वो अंग्रेजी हरूफ तहजीब पे बनाया गया था, इसलिए आयशा के नाम के हिज्जे अंग्रेजी के हिसाब से थे, वरना मर्क में उसका नाम आयशा गुल लिखा जाता था। उसी अंग्रेजी के हर्फ एस के नीचे नन्ही सी लकीर होती थी। तुर्क अगर आम एस लिखते तो उसे सीन की आवाज़ से पढ़ते, लेकिन अगर एस तले लकीर होती तो उसे शीन की तरह पढ़ा जाता। बाद में जहान ने उसको खोल लेने के बाद उसका कोड टॉक्सम सेट कर दिया। वहीं स्टडी में खड़े खड़े उसने कोड बराबर ऊपर नीचे किया। टॉक्सम पे बक्स खुल गया। अंदर उसके लॉकर के स्लिप, चाबी और कागज वैसे ही पड़े थे। उसने फिर से बॉक्स बंद किया, स्लाइड्स आगे पीछे की और वहीं खड़े खड़े सोचना चाहा कि उसने लापरवाही की कि वो अपनी बीवी को क्या सजा दे। हद हो गई। जो चीज़ बहुत एहतियात से उस तक पहुंचाई थी उसको यूं इधर भूल कर चली गई थी। गुस्से से बाहर आया, मगर वो दबा गया। अब क्या करे, ये पागल यहीं पड़े रहने दे, मगर ऐसी सूरत में मुलाजमा आयशा के हाथ लग सकता है, और आयशा से वो वैसे ही तरह मोहतात रहता था। फिर क्या करे, आयशा को बॉक्स दे देकर उसे बेहिफाजत हया तक पहुंचा दे। जो भी था, आयशा अमानतदार लड़की थी, अमानत को खोलकर नहीं देखेगी। फिर नहीं, हाशिम ने बॉक्स बनाते वक्त यही कहा था कि अब्दुर्रहमान को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। फिर अब्दुर्रहमान, जो कि इस चीज़ में मुलविस था ही नहीं, वो बॉक्स वापस हया तक क्यों पहुंचाएगा? उसकी कवर स्टोरी में झोल नजर आ रहा था। कुछ देर वो वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर उसे एकदम ख्याल आया, बहार गुल वो हर किसी से राज रख सकती थी सिवाय अपनी बहन के। वो अपना सारा खाया पिया अपनी बड़ी बहन को जरूर बताती थी। उसने जहन में इकला है अमल तरतीब दी और बॉक्स पकड़े बाहर आया। ये तो हया का है। उसके सार पे बहारे ने हैरत से बॉक्स को देखते हुए बताया, वो यहीं भूल गई। कल उसका कज़न आया तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है उसका कज़न बहुत हैंडसम है, उसने बड़ी इश्तियाक से बताया। बहारे ने हया के कज़न को कहाँ देखा, उसे अचंभा हुआ, मगर जानबूझकर उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए उसने बहारे से सवालात पूछने शुरू किए। बॉक्स किसने हया को दिया, किसने बना दिया वगैरह। वो जानता था कि क्या पकड़ा जा सकता था या नहीं, मगर लगता था हया को सिर्फ बॉक्स खोलने में दिलचस्पी थी। उसने भेजने वाले की ज़्यादा तहकीक नहीं की थी। उसने बहारे से कह दिया कि वो अब बॉक्स उसके पास रहेगा। वो जानता था बहारे बहुत देर तक ये राज नहीं रख सकेगी, वो आयशा को ज़रूर बताएगी। आने कहती थी ये दोनों आने गुल की बेटियां हैं, मगर उनकी माँ ने उनको कुछ खिलाया नहीं। जब तक उन पे अल्लाह का नाम ना पढ़ लिया हो, उसने कभी न खयानत कर सकती थी, न किसी को धोखा दे सकती थी। बहारे को लाख अपनी बहन के दर्स पे से चिढ़ हो, वो आखिर में आयशा की बहन, वो हया की अमानत, मेहमान की अमानत उस तक ज़रूर पहुंचाएगी। साथ में ये भी बताएगी कि अब्दुर्रहमान उस बॉक्स को उससे दूर करना चाहता था। शायद यही सुनकर हया अगली दफ़ा उसको कहीं रख कर भूलेगी नहीं। जब वो वापस पलटा तो उसको मालूम था बहार उसके पीछे दबे कदमों जरूर आएगी। उसको मेज तले दराजों की चाबी के सुराख और दीवारों के पीछे से बातें सुनने का बहुत शौक था। इसलिए जब वो अपने कमरे में गया तो उसने दरवाज़ा जरा सा खुला रहने दिया और बहारे के सामने अलमारी लॉक करके चाबी दराज में डाल दी। अब वो पहली फुर्सत में जाकर अपनी बहन को ये बताएगी और आयशा फौरन उसे पेशतर हया तक उसका बॉक्स वापस पहुंचा देगी, और कम अज कम उससे तो वो इतना तो जान लेगा कि बहार गुल राज रख सकती है या नहीं। अपनी बहन से तो शायद बिल्कुल नहीं। उसी रात अपने कमरे में उसने वो वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें वो सब कुछ कह दिया जो कहना चाहता था। अगर कुछ नहीं बताया तो अब्बा के हाथों मारे जाने वाले जासूस का किस्सा कि वो अब्बा का राज था, और फरीहा की जासूसी का किस्सा कि वो फरीहा का राज था, और अपने सिरदर्द का किस्सा कि वो उसका अपना राज था, और राज निभाने उसे बहुत अच्छे से आते थे। उसी रात वो सो नहीं सका। सुबह जब वो इस्तांबुल आया तो सर दर्द से फटा जा रहा था। जवाहिर जाकर उसने अपने लॉकर में USB फ्लैश रखी और फिर वापस आ गया।
पूरी रात की बेदारी के बाद अब वो पिछले कमरे में एक सोफे पे बैठा, सर सोफे के पुष्ट पे लगाया ही था कि आंखें बंद होने लगी। अभी उसे नींद में गए चंद मिनट ही गुजरे थे कि मोबाइल बजने लगा। बद वक्त उसने आंखें खोली, सीधा हुआ और जेब से फोन निकाल कर देखा। एक्सचेंज स्टूडेंट कॉल कर रही थी। एक तो ये एक्सचेंज स्टूडेंट ठीक से चैन भी नहीं लेनी देती। एक लम्हे के लिए जहान ने सोचा कि नजरअंदाज करे, फिर पता नहीं क्यों वो नहीं कर सका और कॉल उठा ली। आपका मतलब नंबर इस वक्त सो रहा है, बराह मेहरबानी काफ़ी देर बाद रब्ता करें, शुक्रिया। वो बोला तो उसकी आवाज़ खमार आलूदा थी। जहान उठो और मेरी बात सुनो, वो बहुत झिल्ला कर कह रही थी। वो चाहती थी जहान अभी तुम इसी वक्त टॉक्सम में मरमर होटल पहुंचे। सुलेमान मामू के कोई दोस्त आए हुए थे। वो संजीदा कबीदा खातिर हुआ। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। जवाब में वो बेहद खफा हुई और अपना पसंदीदा जहन्नुम में जाओ बोलकर फ़ोन रख दिया। जहान ने फिर से सर सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें मौन दी, मगर अब नींद का आना नामुमकिन था। कुछ देर बाद हया का फिर मैसेज आया। वो उसे ब्लू मॉस्क बुला रही थी। उसको जवाबी टेक्स्ट करके छेड़ते हुए वो उठा, शर्ट बदली, चेहरे पे छींटे मारे और चाबी उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हया ने मैसेज पे ब्लू मॉस्क का कहा था और नीली मस्जिद के बाहर के सब्जेदार पे नस बेंचों पे ही वो उसे दूर से नजर आ गई। एक लम्हे के लिए तो वो वाकई उसे पहचान नहीं पाया था। हया ने सर पे दुपट्टा ले रखा था, गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा, जिसको वो मुस्तकिल चेहरे के गिर्द ठीक कर रही थी। चूंकि उसे वो दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बार बार सर से फिसल जाता था। नीली मस्जिद के बाहर कबूतर पर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। कितनी ही देर उसी मंजर को ठहर कर देखे गया। एकदम उसे कुछ याद आया था जब वो इंडिया में था और उस बुक स्टॉल के साथ वो लड़की मिली थी जिसे जाहिर है कि उसके अपनों ने ही भेजा था। वो उस ऑफिसर का नाम दिखा गई थी जो उसकी मदद करेगा और बाद में उसकी मदद से वो जेल से फरार हुआ था। उस लड़की के सर पे भी ऐसे ही सफेद दुपट्टा था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जैसे अली किरामत की मम्मी थी, जैसे आने गुल की बेटियां थी और अब जैसी उसकी बीवी थी। यही तो चाहा था उसने कि उसकी बीवी ऐसी हो। भले वो चेहरा भय ढके मगर बाकी हर तरह से खुद को ढके। और आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। उसको भी एक मर्रा जमीला मिल गई थी। और तभी उसकी निगाह हया के मुकाबिल बैठे नौजवान पे पड़ी। ओह, रेस्टोरेंट से वो फ्राइंग पैन क्यों नहीं लाया? आखिर ये शख्स यहाँ क्या कर रहा था? एक लम्हे उसे शदीद गुस्सा चढ़ा, मगर जब उसने दोबारा हया को देखा तो जैसे बहुत से मनाजिर उसके एक मंजर की रोशनी में गायब हो गए। दावर की मेहंदी की वीडियो, हया को उस आदमी की कार में बैठना, बारिश में सुर्ख कोट में टॉक्सम पे चलती लड़की, सारे मंजर गायब होते गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे सिर्फ एक मंजर बचा, बार बार चेहरे के गिर्द दुपट्टा ठीक करती खफा और उदासी बैठी लड़की, जो जरा गुस्से से सामने बैठे शख्स को कुछ कह रही थी। जब वो उनके करीब आया तो वो चौंकी और एकदम उसका चेहरा जैसे खिल उठा। वो हैरान थी और खुश भी। वो इतनी बेइख्तियार होकर उठी थी कि मोबाइल, जो शायद उसके गोद में था, जोर से नीचे जा गिरा। जहान ये अब्बा के दोस्त के बेटे, वो तारुफ कराने लगे। अब वो क्या बताता कि वो उस आदमी को पहले से जानता है, मगर वलीद को वो ज़रूर कुछ बताना चाहता था। सुलेमान मामू और हया से बहुत ही अपनायत से बात करने के बाद उसने लगारी साहिब की सवाल निगाहों के जवाब में मुस्कुराते हुए अपनायत से सारे रिश्तों की वजाहत एक फ़िक्रे में कर दी। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड। और इस एक फ़िक्रे ने उसके अपनों को जो हैरत भरे खुशी अता की। इससे सुलेमान मामू का दामाद और भांजा और हया का हस्बैंड बिलाखिर ये बात जान गया कि वो ये सब रिश्ते चाहते थे। सारी नाराजियां दूर हुई, सारे गिले खत्म हुए। उसने अपनी बीवी को उस शख्स के सामने मान दिया जिसके और उसकी बीवी के दरमियान कुछ नहीं था, हो ही नहीं सकता था। शाम को जब मामू और मम्मी लाउंज में थे और किचन में हया की मदद करवा रहा था, तभी उसने हया का प्लान जानने की कोशिश की। वो उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर हया ने अभी कुछ तय नहीं किया था उसे तुर्की में रहना है या किसी दूसरे मुल्क। जहां ने लंदन जाने की बाबत पूछा। नीली मस्जिद में उसके इतराफ़ के बाद वो एमी तक ज़रा शेषदर थी, सो फौरी फैसला नहीं कर सकी। मम्मी और अब्बा को वो लंदन में सेटल कर रहा था। अगर हया लंदन जाने पर राज़ी हो गई तो वो उनसे उस दिन लंदन में भेज देगा, लेकिन अगर वो नहीं राज़ी होती तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। शाम में उनकी मंगनी हुई। मम्मी को जैसे पता चला कि इस सब ने सबके सामने ये इतराफ़ किया है, वो बहुत खुशी से 2 अंगूठियाँ निकाल लाईं जो उन्होंने उस मौके के लिए अरसे से संभाल रखी थीं। वो वाक़ई उस रोज़ मुतमईन था। जब रात में वो मामू को छोड़कर घर वापस आया तो वो उसका इरादा अपनी बीवी के साथ अच्छी सी कॉफ़ी पीने और कोई अच्छी सी मूवी देखने का था। फैमिली वाला एहसास बहुत अरसे बाद दिल में जागा था। वो उस एहसास को जीना चाहता था, मगर इससे कबल हया ने उसे बहुत बुरी खबर सुना दी।